स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चीन का अफवाह तंत्र। ओके, यानी कि चीन में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 200 शब्दों में पूछ लिया जाता है। और इसके पहले मैंने जापान का भूगोल कंप्लीट करा दिया है, उसको आप देख लीजिए। चीन पर मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाया है और ये तीसरी वीडियो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चीन का अफवाह तंत्र। चीन का अफवाह तंत्र। चीन के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में यहाँ के अफवाह तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, चीन का जो धरातलीय स्वरूप है उसका जो निर्माण हुआ है वहाँ पर नदियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, यानी अफवाह तंत्र की। ओके, अफवाह तंत्र मतलब नदियों का एक तंत्र। उच्चवचीय विविधता के कारण यहाँ नदियों का विस्तार अधिक है, इसलिए चीन को नदी बाहुल्य देश कहा जाता है। चीन को क्या कहते हैं? नदी बाहुल्य देश। मतलब चीन में नदियों की संख्या बहुत अधिक है। जैसे भारत में बहुत नदियां हैं, ऐसे चीन में भी हैं। हालांकि हम उन सारी नदियों का अध्ययन नहीं करेंगे, जो मेन नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण नदियों की संख्या अधिक है, जबकि उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में कम नदियाँ हैं। ओके, तो दक्षिणी और पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, इसलिए नदियाँ अधिक हैं। भाई, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी नदियों का विस्तार वहाँ पर अधिक होगा ही, क्योंकि वर्षा नहीं होती तो नदियाँ सूख जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और वर्षा अगर होती रहेगी तो नदियाँ निर्मित होती रहती हैं। पहले छोटी नदी निर्मित होगी, उससे बड़ी हो जाए। हमारे दक्षिण भारत में ऐसी कई नदियाँ हैं जो वर्षा पर डिपेंड है। मतलब अगर वर्षा हुई तो वो भरी रहती हैं, अगर वर्षा नहीं हुई तो सूख जाती हैं। तो वही कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण नदियों की संख्या अधिक है, जबकि उत्तरी पश्चिमी भाग में कम है। चीन का सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। फलतः पश्चिम से पूरब की ओर यहाँ 4 बृहद नदियाँ आमूर, हवांगहो, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग प्रवाहित होती हैं। ये यहाँ पर 4 प्रमुख नदियाँ हैं, आमूर, हवांगहो, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग। इन्हीं 4 नदियों के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ लेना है। चीन में प्रधानतः 4 नदी प्रणालियाँ हैं, मैंने बताया, और ये देश के अधिकांश जल को अपवाहित करती हैं। अपवाहित मतलब प्रवाहित करती हैं। ओके, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों देश के 58% क्षेत्र का जल, हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ 8% क्षेत्र का जल अपवाहित करती हैं। शेष भाग आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, यानी कि जितना भी जल प्रवाहित होता है उसका 58% जो क्षेत्र है वो जल कहाँ जाकर गिरता है? प्रशांत महासागर में। और 8% नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? महासागर में। और कुछ बचते हैं तो सब आंतरिक भाग में ही झील वगैरह में विलीन हो जाती हैं, आसपास के आंतरिक क्षेत्रों में। तो हमारी जो पहली प्रमुख नदी है वो है हवांगहो नदी। देखिए, हवांगहो नदी की लंबाई 4820 किलोमीटर है। पीले लोयस के मिश्रण के कारण इसे पीत या पीली नदी भी कहते हैं। धारा परिवर्तन और अधिक बाढ़ के कारण इसे चीन की शोक कहा जाता है। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। यह पीत सागर चिहली की खाड़ी में गिरती है। इसकी 2 सहायक नदियाँ फेनहो और ब्योहो है। इस नदी का समतल भाग बहुत उपजाऊ है। इसी नदी को चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। इसे विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। यहाँ पर यह होगा, यह विश्व की 6ठी और चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हवांगहो नदी है ये चीन की दूसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 4820 किलोमीटर है और ये लोयस के मैदान से निकलती है। लोयस एक पीली मिट्टी है, तो जब ये उस मैदान से निकलती है तो पीली मिट्टी इसमें मिल जाती है, जिस कारण इसका कलर जो होता है नदी का पीला हो जाता है। तो इसको पीत नदी या पीली नदी भी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अपना धारा परिवर्तन करती है, मतलब मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है। इसी कारण इसको चीन का शोक भी कहते हैं। बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है, धारा बदल देती है और दूसरे गांव में बहने लगती है, गांव के गांव इसमें बह जाते हैं। तो इसीलिए इसको चीन की शोक भी कहा जाता है। पीत सागर में गिरती है। पीत सागर में गिरती है क्यों? क्योंकि पीत सागर में वास्तव में पीला नहीं, ये नदी गिरने के कारण उस सागर का रंग पीला हो जाता है, क्योंकि अपने साथ मिट्टी लाती है, लोयस,
लोयस होता है पीला, तो जहाँ ये गिरती है जिस सागर में, वो सागर वहाँ पीला हो जाता है, इसलिए पीत सागर उसको बोलते हैं। और खुद भी ये पीली नदी कही जाती है। चिहली की खाड़ी है, वहीं पर गिरती है। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, मतलब जैसे अपने गंगा की कई सहायक नदियां हैं, ऐसे इसकी भी हैं, फेनहो और व्योहो। इस नदी का समतल भाग बहुत उपजाऊ है और चीन की सभ्यता, मैंने पढ़ाया हिस्ट्री में, वो इसी नदी पर विकसित हुई थी, यानी कि हवांगहो नदी पर चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। फिर दूसरा यहाँ पर है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, यांगटी सिक्यांग नदी। ये विश्व की 5वीं और चीन की सबसे बड़ी नदी है। ओके, और इसके पहले मैंने बताया था वो चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी थी और विश्व की 6ठी। तो उसी कॉन्सेप्ट से अगर आप देखेंगे तो ये विश्व की 5वीं और चीन की सबसे बड़ी नदी। इसकी कुल लंबाई 5818 किलोमीटर तिब्बत के उला पर्वत से निकलती है। तिब्बत के उला पर्वत से निकलती है। रास्ते में अनेक प्रपात और सकरी बेसिन का निर्माण करती है। जचवान बेसिन का निर्माण भी करती है। ओके, जचवान बेसिन का निर्माण भी इसी नदी ने किया है। मध्यवर्ती चीन की 1000 किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। मतलब मध्यवर्ती चीन का 1000 किलोमीटर क्षेत्र इसके अपवाहित क्षेत्र में आ जाता है। ओके, मतलब वहाँ का ये जल अपने साथ लेकर के बहती है। यह पीत सागर प्रशांत महासागर में गिरती है। ओके, तो ये भी जो है ये भी प्रशांत महासागर में ही गिरती है, पीत सागर में। वास्तव में प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी वाला भाग है, चाइना से जो सटा हुआ है, वो पीत सागर कहलाता है, तो वहीं पर ये गिरती है। और इसके पहले जो मैंने बताई थी हवांगहो नदी, वो भी पीत सागर में ही गिरती है, ये भी वहीं पर गिरती है। और बहुत ज़्यादा इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उपजाऊ है, इसलिए इस नदी का बेसिन चीन का अन्न भंडार कहा जाता है। तीसरी जो नदी है ये है सिक्यांग नदी। यह नदी चीन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है। यूनान पर्वत से निकलती है। यूनान पर्वत से निकलकर सकरी घाटी से गुजरती है और कैंटन के पास डेल्टा बनाकर समुद्र में गिरती है। कैंटन के पास डेल्टा बनाकर समुद्र में गिरती है। यहाँ धान की कृषि बहुत अच्छी होती है और यह दक्षिण चीन सागर में गिरती है। हांगकांग, ग्वांगझाऊ इसी नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये 2 शहर हैं चीन के, हांगकांग और ग्वांगझाऊ। हांगकांग एक देश भी है, ये शायद उसी देश की बात, क्योंकि हांगकांग पर चाइना का कब्जा है, एक प्रकार से स्वशासित देश है, तो उसको चीन अपना प्रांत मानता है। तो ये हांगकांग और ग्वांगझाऊ ये इसी नदी पर स्थित है, सिक्यांग। ओके, फिर चौथी नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आमूर नदी। यह नदी चीन और रूस में बहती है। ओके, ये 2 देशों में बहती है, रूस और चीन। यह नदी इन दोनों देशों के बीच कहीं कहीं सीमा भी बनाती है, कहीं कहीं सीमा का भी काम करती है। ओके, यह पूर्वोत्तर बहती हुई ओखोटस्क सागर में जापान सागर को यह पूर्वोत्तर बहती हुई ओखोटस्क सागर और जापान सागर को जोड़ने वाली तातारी जलडमरू से मिल जाती है। ओके, कहाँ गिरती है? तातारी जलडमरू मध्य में। किसको जोड़ता है वो? ओखोटस्क सागर और जापान सागर को, यानी 2 सागरों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं जल डमरू मध्य या जल संधि। ओके, डमरू के आकार में होता है, इसलिए उसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। 2 बड़े सागरों को जोड़ता है, तो जापान सागर को और ओखोटस्क सागर को जोड़ता है तातारी जल डमरू, और उसी में गिर जाती है आमोर नदी। इसके अतिरिक्त और भी कई नदियां हैं, कान, हान, जू, यूनान, हुआई, तारिम, हवाई, ये सब चीन की छोटी छोटी नदियां हैं। तो बेसिकली मैंने आपको 4 मुख्य नदियां यहाँ पर बताया, उनका डिटेल भी थोड़ा बहुत बताया। 200 शब्दों में आता है, ज़्यादा 500 शब्दों में पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने 200 शब्दों को देखते हुए आंसर लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा।